अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अनीस वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, जी सर। अभी स्टार्ट करते कि अभी तक हमने क्या कुछ सीखा इस कोर्स में और क्या अब आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी तक जो कंसेप्ट्स हमें समझ आए उसमें हमें बेसिक नेटवर्किंग का आइडिया हुआ, नेटवर्क्स में नोड्स और लिंक के हवाले से हमें आइडिया हुआ, इश्यूज हमें फ्रेम और एरर करेक्शन और शायद हमने एरर डिटेक्शन थोड़ा सा कवर किया, रिलायबल चैनल्स वगैरह को हमने देखा, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हमने नेटवर्क के हवाले से कवर की, स्विचेस को हमने देखे और ये बेसिक जो है आईपी को हमने लिटिल बिट कवर किया और राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हमने सैम्पल नेटवर्क में देखा। इंटर नेटवर्किंग की हमने बात की, ठीक है। और आज जो है हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा हायरार्किकल राउटिंग की बात करेंगे और फिर जो है हम IPv6 को थोड़ा सा कवर करेंगे। IPv4 में थोड़ा सा हमने उसके हवाले से कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड किए। अच्छा, सबसे पहले जब हम हायरार्किकल नेटवर्क्स की बात करते हैं या हायरार्की की बात करते हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर, इवन अगर हम राउटिंग में हायरार्की की बात करते हैं तो इसके फ़ायदे बहुत हैं नेटवर्क्स में हायरार्की के। उसमें ये एक फ़ायदा तो ये है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं हायरार्की के थ्रू। व्हाट वी डू, वी कैन रिड्यूस इन्फॉर्मेशन। मतलब इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करने का तरीका यही है कि आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो नहीं होती। जो गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है किसी नेटवर्क के अंदर वो फ्लो नहीं होती, वो हायरार्की की वजह से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। और यही मसला है अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में भी देखें, जब आपके पास कोई सिस्टम जो है किसी इवन डिपार्टमेंट का भी सिस्टम आप हायरार्किकल बना ले कि ऊपर डीन है, फिर डायरेक्टर है और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और देन प्रोफेसर, तो ये होता है कि फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोपिगेट होगी थ्रू डीन और डायरेक्टर के थ्रू पूरे डिपार्टमेंट में। तो आपको आइडिया है कि यार ये इन्फॉर्मेशन जो है दैट इज ऑथेंटिक, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही इन्फॉर्मेशन। तो वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन है, जो कि अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो हायरार्किकल राउटिंग या हायरार्किकल नेटवर्क से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा फायदा है हायरार्किकल नेटवर्क का भी नेटवर्किंग के अंदर। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मतलब जहाँ पे किसी नेटवर्क्स का फ़ायदा है, जहाँ पे किसी राउटिंग हायरार्किकल राउटिंग का फ़ायदा है, वहाँ पे कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम्स भी है। तो साथ में जो ऑप्टिमल राउटिंग पाथ है, वो बाज़ औक़ात आपका मतलब एक लेंथ जो है, उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। क्योंकि आपने हर दफ़ा टॉप लेवल नोड को, पहले आपने टॉप लेवल नोड को एक्सेस करना है और बाद में जाके आपने किसी बॉटम में या किसी होस्ट को जो कि लोअर लेवल पे आते हैं उसको क्या करना है, आपने अप्रोच करना है। सो ये है कि आपने इसी वजह से आपके पास राउटिंग की जो लेंथ है वो एक्सीड कर जाती है, या लेंथ जो है वो इतना ऑप्टिमल पाथ नहीं रहता। ये बात समझ आ गई आप ये वाली कि किस तरह लेंथ इंक्रीज कर जी जी जाती है। सर। सर। मिसाल के तौर पर मैंने इंफॉर्मेशन जो है मैंने अनीस को सेंड करनी है, मतलब मेरा पाथ जो है इन अनीस के साथ है। मैंने कुछ डेटा जो है, मेरा जो एक नोड है जिसको डेस्टिनेशन नोड है वो मेरा कौन है, अनीस है। लेकिन अनीस को बात पहुंचाने के लिए मैं सबसे पहले किसको एक्सेस करूंगा, मैं डीन को एक्सेस करूंगा या मैं डायरेक्टर को एक्सेस करूंगा, फिर उसके थ्रू जाके अनीस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो जो डायरेक्ट लेंथ है या डायरेक्ट पाथ है वो क्या हो जाता है, वो उसकी लेंथ जो है वो एक्सीड कर जाती है। ऑल दो नंबर ऑफ जो इन्फॉर्मेशन इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपने एक हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर ही आपने रूट को भी उसी उसी फ्लो में पाथ जो है फाइंड करना है। सो समहाउ वी कैन से कि हायरार्किकल राउटिंग में जो मेन इशू आ सकता है, सो दैट कुड बी द पाथ, ठीक है, जो कि राउटिंग पाथ है उसके जो है इशू आ सकता है। अब जब हम थोड़ा सा आगे देखें एंटर नेटवर्किंग के अंदर, एंटर नेटवर्किंग ने क्या दो प्रॉब्लम को एड्रेस किया। जो दो प्रॉब्लम को एड्रेस किया हम पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हेट्रोजेनिटी को,
कि आप जो है आप इंटर नेटवर्किंग के थ्रू हेट्रोजीनियस नेटवर्क डिवाइसेस जो है आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. सो वी डोंट केयर अबाउट द टाइप ऑफ हार्डवेयर एंड इवन वी डोंट केयर अबाउट द सॉफ्टवेयर कि आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर है, कौन से हार्डवेयर है. फिर आपके पास डिवाइसेस जो है उनके उनके जो पावर है, जिसको हम प्रोसेसिंग कैपेसिटी कह सकते हैं या उसकी कंप्यूटेशनल कैपेसिटी कह सकते हैं, उसको हम नहीं देखते. डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डिवाइसेस एंड डिफरेंट हेट्रोजीनियस डिवाइसेस को हम एंटर नेटवर्किंग के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं. सेकंड स्केलेबिलिटी है कि आप नेटवर्क्स को हम स्केल कर सकते हैं. एवरी डिवाइस कैन बी अ पार्ट ऑफ नेटवर्क थ्रू. सो इस मैनर में एंटर नेटवर्किंग में हम स्केलिंग मींस कि यू कैन एक्सटेंड द साइज ऑफ अ पर्टिकुलर नेटवर्क. अब किसी मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप देखें, ब्रिज स्केल्स टू लेवल ऑफ मीडियम ऑर्गेनाइजेशन. ब्रिजेस जो है नॉर्मली यूज होते हैं किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए. एंड व्हाट बेसिकली आईपी डू, एंड टू एंड हेटेरोजेनिटी इश्यूज को ये जो है एड्रेस करता है. ठीक है. इंटर नेटवर्किंग की जब हम बात करते हैं तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो ग्लोबल इंटरनेट के ऊपर है कि जो इंटरनेट किस तरह इवॉल्व हुआ है. इनिशियली इंटरनेट कैसा था और बाद में उसका जो स्ट्रक्चर आजकल जो स्ट्रक्चर है वो किस किस्म का स्ट्रक्चर है. फिर नेटवर्क डोमेन और ट्रांसलेशन की हम बात करेंगे. साथ में प्रॉब्लम ऑफ स्किल्स देखेंगे, आईपी एड्रेस हायरार्की को हम देखेंगे, एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स को हम देखेंगे. एंड देन हम दो किस्म के राउटिंग प्रोटोकॉल्स को कवर करेंगे जिसमें इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है और इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है. तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डायमीटर ऑफ अ नेटवर्क एंड डायमीटर ऑफ द इंटरनेट. हम हमें किस तरह पता चलेगा कि या हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि किसी नेटवर्क का जो साइज कितना है. साइज को हम जब हम नेटवर्क की साइज को देखते हैं या डायमीटर को देखते हैं तो हम उसको किस तरह मेजर करेंगे. मिसाल के तौर पर आजकल के इंटरनेट में अगर आप मिसाल ले लें तो बिलियन ऑफ डिवाइसेस या बिलियंस मिलियंस ऑफ हॉप कनेक्टेड है. सो हाउ कैन वी फाइंड द डायमीटर ऑफ द पर्टिकुलर नेटवर्क. सो उसको फाइंड करने के लिए एक सिंपल तरीका अप्लाई किया जो कि नॉर्मल डायमीटर से डिफरेंट है जो हम किसी सर्कल का फाइंड करते हैं. इनका थोड़ा सा फिनोमिना थोड़ा सा डिफरेंट है. आप लेट्स एज्यूम हम ऐसा कर देते हैं कि हम सारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो बिलियन ऑफ डिवाइसेस हैं, इसको हम एज्यूम कर देते हैं कि ये किसी रिंग में कनेक्टेड है या किसी सर्कल में कनेक्टेड है. ठीक है. हमने ये एज्यूम कर दिया कि जितने भी नंबर ऑफ डिवाइसेस है दुनिया के अंदर जो इंटरनेट पे कनेक्टेड है या ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड इन अ नोड. ठीक है. उसको हम एक सर्कल के अंदर हमने कनेक्ट किया. ठीक है. अब सर्कल का डायमीटर फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, आपने एक लिंक को आपस में कनेक्ट किया, आपने एक लिंक को आपस में दूसरे लिंक के साथ कनेक्ट किया. ठीक है. सो इस तरीके से जो है ये जो है इसी तरीके से हम डायमीटर को हम फाइंड कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर एक जो लिंक है वो क्वार्टर डायमीटर डिफाइन करेगा. सर्कमफ्रेंस का जो है वो एक रिंग जो है वो क्वार्टर डिफाइन करेगा. मतलब आपने एक लिंक डिफाइन किया, एक लिंक आपने किया, सो डायमीटर कैन बी क्वार्टर ऑफ द रिंग विद वन लिंक. मतलब सर्कमफ्रेंस का साइज जितना भी है ना, जितना लेट सपोज वो है जो भी है आपने 16 मीटर कर दिया. ठीक है. तो उसका क्वार्टर जो है मतलब 4 मीटर आप समझ ले कि एक लिंक से वो जो है उसका डायमीटर जो इसको आप कंसीडर करें कि 4 मीटर है. अच्छा, आप जब लिंक को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ लिंक को इंक्रीज करते हैं, मल्टीपल लिंक्स को जब आप ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने 10 लिंक कर दिए, 12 लिंक कर दिए, 13 लिंक कर दिए, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के डायमीटर को आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. आप उसके डायमीटर को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. सो ये एक नॉर्मल, शायद ये आम बंदा, सर लिंक्स अगर हम if you increase the सर number of लिंक्स जब links, if you increase the number of links, you can reduce the diameter of the network या the diameter of the internet. जी, मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज मुझे थोड़ी सी प्रॉपर आवाज नहीं आ रही. जी आप सर, मैं कह रही थी कि सर नंबर ऑफ नोड्स जब इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ लिंक्स इंक्रीज डायमीटर तो करेंगे, नंबर ऑफ लिंक्स, ठीक है, लिंक्स नंबर, इंक्रीज करेंगे. ठीक है. ठीक है. नोट्स तो आपने अच्छा कनेक्ट कर अच्छा दिए अच्छा, ठीक ऑलरेडी है. ना. सो यू आर जस्ट सही एक्सटेंडिंग, है. यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लिंक्स. अच्छा, एक चीज जहन में रखें कि देखिए ये एक फिनोमिना जो है एक नॉर्मल फिनोमिना से डिफरेंट है. शायद कुछ लोग इसको समझे भी नहीं कि, और इसको समझने के लिए भी काफी ज्यादा एक रिक्वायर्ड है कि एक बेसिकली हो क्या रहा है कि
आपने सारे नेटवर्क को एज्यूम कर दिया, सारे नोड्स को आपने एज्यूम कर दिया कि ये एक रिंग के अंदर कनेक्टेड है, और फिर आपने एक लाइन जो है डिफाइन किया, आपने एज्यूम किया कि एक लाइन को मैं दो नोड्स को आपस में मिलाता हूँ उस रिंग के अंदर। तो वो जो लिंक है, वो जो जितना डायमीटर आपने एज्यूम किया कि सारे नोड्स उसमें कनेक्टेड है, तो जो एक लिंक है वो उसके सर्कमफ्रेंस के क्वार्टर के बराबर है। और जब आप दूसरा लिंक लगाते हैं तो फिर आप फर्दर क्वार्टर, और फिर अगर आप मल्टीपल लिंक्स लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि लेट सपोज एक ही लिंक था, मतलब आप इज्यूम कर ले कि अभी जो है लिंक जो है वो एक ही है, ज्यादा है नहीं। मिसाल के तौर पर इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूं, इनिशियली में अगर मैं सिर्फ एक लिंक लगाता हूं, तो जब आप दो डिवाइस, एक डिवाइस दूसरे को डेटा सेंड करेगा, तो सिर्फ एक लिंक है उसको ज्यादा पाथ रिक्वायर्ड होगा। देखिए एक लिंक से, मिसाल के तौर पर इसने इस नोड ने इस नोड को डेटा सेंड करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो लेट सपोज उसको पढ़ रहा है कि उसने इसको अप्रोच किया, और फिर जो है लिंक के अंदर इंफॉर्मेशन इस तरफ लोग फिर इस तरफ आएगा। अच्छा दूसरा लिंक, अब देखिए इस नोड को एड्रेस करने के लिए आप जो है, ठीक है, ये तो मतलब मिसाल के तौर पर आप लिंक को एक्सीड करने से क्या होगा, उसको जो एक्सेस करने का जो पाथ है वो क्या कर रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। मिसाल के तौर पर ये तो नहीं हो सकता कि हम बिलियंस ऑफ नोड को डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर दे, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप उस नोड को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल पाथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एक नोड को एक्सेस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, पाथ को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सब बात समझ आ गई आपको? ये मतलब एक एक सेंडिंग नोड से रिसीव जी सर। मल्टीपल पाथ उसको एक्सेस करने के लिए ड्रा कर रहे हैं। सो जब नंबर ऑफ पाथ आप एक्सीड करेंगे, सो इन दिस वे वी कैन रिड्यूस जो है द डायमीटर ऑफ द लिंक, डायमीटर ऑफ द इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट डायमीटर क्या है, एक लिंक से दूसरे लिंक तक डेटा सेंड करने के लिए जितना 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 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, आप नंबर ऑफ पाथ ज्यादा है, सो यू माइट हैव some more optimal path to access the particular node. आगे समझ? जी सर। ठीक है। अच्छा इनिशियल में जो नेटवर्क था, अगर हम इसकी मिसाल ले लें 1990 के अंदर जो इंटरनेट था, मतलब आज से शायद ये तो 19 के बाद है, जब हमारे मतलब वो दिन थे जब हम मतलब मुझे तो नहीं आइडिया कि मेरी तो पैदाइश जो है 1984 है। अनीस तो शायद मुझसे भी 3-4 साल बड़ा है शायद। तो फीमेल्स, आपकी पैदाइश भी शायद उसी उसी सिनेरियो के अंदर ही। तो 87 है। अच्छा, तो ये उन दिनों की बात मेरी है जी। डेट ऑफ बर्थ पूछना सर, 91 है सर। अच्छा अच्छा, सही है। तो ये उन दिनों की बात है कि यार उन दिनों में इंटरनेट किस तरह था। देखिए इंटरनेट बहुत कम दिनों के अंदर इवॉल्व हुआ है। मतलब अभी अभी इंटरनेट का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम दिस 1990 नेटवर्क। उसमें आपके पास जो इंटरनेट था वो एक फाउंडेशन चला रही थी जिसका नाम था NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन। मिसाल के तौर पर एक फंडिंग से जो है नेशनल साइंस फंडिंग, इस तरह की फंडिंग प्रोजेक्ट था। मतलब डिफरेंट जो है एक वर्ल्ड में एक फंडिंग के थ्रू जो इंटरनेट को कनेक्ट किया जा रहा था, और वो जो है एक रीजनल ऑफिस के साथ कनेक्टेड था। ये देखिए वेस्ट नेट और ये मेड नेट और ये क्या है, उसके रीजनल ऑफिस थे। इस तरह का इंटरनेट नहीं था, बल्कि इसकी मिसाल ऐसी थी कि एक ट्री स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर था। आप इसको समझ लीजिए ट्रंक है और ये इसके लीफ है। देखिए ये तो बैकबोन इज अ ट्रंक एंड दीज आर लीफ। तो ये इस तरह का आर्किटेक्चर था कि सेंटर में एक बैकबोन नेटवर्क था और वो आपके पास क्या थे, लीफ आपस में कनेक्टेड थे। अच्छा, जब आपके पास इंफॉर्मेशन इसमें फ्लो किस तरह होती थी, मिसाल के तौर पर ये बर्कले जो है, अगर लेट सपोज उसने ISU को डेटा सेंड करना है, सो डेटा पहले इसके पास आता था, रीजनल, जिसको रीजनल ऑफिस कहा जाता था, जिसको आजकल के दौर के अंदर हम इसको ISPs कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिस तरह PTCL है या वाई ट्राइब है, ये वही रीजनल ऑफिस थे, ठीक है। एंड देन वो फिर जाके बैकबोन पे PTCL या व्हाटएवर जो भी था उसके साथ कनेक्ट होके उसके चैनल्स यूज करके देन फिर यहाँ पे आता था और फिर इसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते थे। तो एक ही बैकबोन नेटवर्क था पूरे दुनिया में, एक ही नेटवर्क था, एक ही, समझ ले कि एक ही आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो है वो फ्लो कर रहा था। सारी कंपनीज ने, सारी रीजनल ऑफिसेज ने उसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को अडॉप्ट करना था, उसी सेम प्रोटोकॉल्स को उसने यूज करके जो है किसी दूसरे नेट को क्या करना था, एक्सेस करना था। दो के अनीस तो ऑलरेडी आया, अनीस दोबारा आ रहे हैं।
ठीक है अनीस, सर मैं लैपटॉप से आ रहा हूँ। सही है, ठीक है, वो मोबाइल में चार्जिंग कम है, उससे चार्जिंग नहीं लगा ओके रहा। कोई इशू नहीं, ठीक है। तो enter connect thousands of organization, end user and service provider, scalability of routing protocol and global internet and network entities are independent, so these are independent जो है रीजनल ऑफिसेस थे। सो ये मतलब ये आप समझ लेने का ऐसा नेटवर्क था जो कि इनिशियल पे था, एक फंडिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन थी, और इस इतना कोई समझ ले कि कोई इतना बेहतरीन नेटवर्क नहीं था जिसके अंदर हम कम्प्लेक्स किस्म के हेट्रोजीनियस प्रोटोकॉल्स हम अप्लाई कर देते, और इसके अंदर ये मतलब मल्टीपल्स जो है अल्गोरिथम्स जो है वो चलते, या मल्टीपल बैकबोन नेटवर्क्स चलते, मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स चलते। बट हाउएवर अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा जो है वो इवॉल्व हुआ है, और आजकल का नेटवर्क स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसी चीज नजर आ रही है वो जो कि इंटायरली डिफरेंट हो गया। क्योंकि पहले पहले तो ये नहीं था कि जब ये इंटरनेट था किसी ने तो ये नहीं कहा था कि नहीं मुझे अब जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस इस नेटवर्क में रिक्वायर्ड है। वो नेटवर्क बमुश्किल कनेक्ट हो जाता तो मतलब वो दैट वाज सफिशिएंट कि बस वो कनेक्ट है, डेटा शेयर हो रहा है। लेकिन जब ये थोड़ा सा इसका शेप चेंज हुआ, थोड़ा सा इसके अंदर आर्बिट्री आर्बिट्री ग्राफ स्ट्रक्चर ये हुआ, मल्टीपल प्लेयर्स इसके अंदर आ गए, मल्टीपल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस ने उसके अंदर अपनी जो है समझ ले कि उसने अपना रोल प्ले किया, अपने स्टेक्स उनके बन गए यहाँ पे। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा इसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस पे ध्यान दिया, और मल्टीपल बैकबोन सर्विसेज आ गए, और हर एक ने कोशिश की कि हम दूसरे से बेहतर नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो आप समझ ले कि जो टुडे इंटरनेट है दैट इज मोर हेट्रोजीनियस, और मोर आपके पास जो है वो इसके अंदर जो जिस तरह कंटेंशन बेस्ड नेटवर्क जिसको हम कहते हैं वो ये नेटवर्क आ गया, क्योंकि मोस्ट कमर्शियल प्लेयर्स इसके अंदर आ गए। इनिशियली इट वाज लाइक दिस काइंड ऑफ नेटवर्क जो कि इतना समझ लेके एक रीजनल काइंड ऑफ नेटवर्क था, और इतना ग्लोबल नेटवर्क इसको हम नहीं कह सकते थे, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि ये एक हर एक नोड इसके साथ कनेक्टेड था। कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस थे या कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे रिसर्च के जो आपस में सिर्फ कनेक्ट थे, ठीक है, या गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स हम कह सकते हैं कि वो जो उनके मेन डिपार्टमेंट है कि सिर्फ ये कनेक्टेड थे। अब वो उसकी इतनी ज्यादा जो है नोड तक, जिस तरह हर एक बंदा आजकल इंटरनेट पे कनेक्टेड है, उतनी उसकी जो है था वो एक्सपोज नहीं था वो नेटवर्क, जो कि टुडे नेटवर्क जितना आपके पास एक्सपोज है। तो एनी प्रॉब्लम इसमें, कोई क्वेश्चन हो तो आप कह सकते हैं। नहीं सर। अच्छा, ये नेटवर्क जब से आया है, सो कंपटीशन थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है बिटवीन द डिफरेंट कंज्यूमर आईएसपीज, ठीक है। इसमें कुछ पेयरिंग पॉइंट्स आ गए नेटवर्क्स आपस में, पर फर्दर बैकबोन कनेक्टेड थे, एंड देन आपके पास जो है लार्ज कॉरपोरेशंस आ गए, कंज्यूमर आईएसपीज आ गए, एंड देन ये स्मॉल कॉरपोरेशंस आ गए। सो हाउएवर दे आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट you they are providing some quality of service issues, means कि यहाँ पे डिले भी देखा जा रहा है, यहाँ पे थ्रूपुट भी देखा जा रहा है, देन और मल्टीपल चीजों को, पैरामीटर्स को भी इस नेटवर्क के साथ देखा जा सकता है। अब इंटरनेट डोमेन नेम को हम अंडरस्टैंड किस तरह कर सकते हैं, जो वर्चुअल ज्योग्राफी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं पहले बता चुका हूं कि आपके पास नेटवर्क जो है या इंटरनेट जो है वो बेसिकली डोमेन नेम इसके ऊपर अवेलेबल है। हमें पता है कि www.yahoo.com है, या www. जो है हमदर्द.edu.pk हैं, या वट एवर जो भी है। मिसाल के तौर पर ये नेम्स तो नेटवर्क के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, या ये रिकॉग्नाइज तो नहीं है नेटवर्क के ऊपर, या नेटवर्क डिवाइसेस इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नेम को नहीं समझ सकते, ठीक है। बिहाइंड द स्क्रीन आपके आईपी एड्रेसेस काम करते हैं। इसकी मेन मिसाल ये है कि मेरे पास मोबाइल फोन के अंदर अनीस का नंबर अनीस के नाम के साथ सेव है। अनीस का मोबाइल नंबर एज अ मोबाइल नंबर से अनीस सेव नहीं है मेरे साथ। मेरे मोबाइल फोन में अनीस के नेम से उसका मोबाइल नंबर सेव है। मतलब मुझे मुझे नहीं पता कि अनीस का मोबाइल नंबर क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अनीस का नेम मेरे मोबाइल फोन में सेव है। और मैं जब अनीस के साथ बात करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अनीस का नंबर मैं अनीस के नेम से डायल कर देता हूँ। अच्छा, बिहाइंड द स्क्रीन क्या काम करता है? बिहाइंड द सीन तो उसका मोबाइल नंबर ही कनेक्ट होता है, उसी उसकी नंबर टू नंबर कनेक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर भी जो हम www.yahoo.com कहते हैं, दीज आर जस्ट नेम्स। ये नेम्स के बिहाइंड क्या काम करते? आईपी एड्रेसेस काम करते। तो हर एक नेम, डोमेन नेम के एंड पे क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होता है।
अभी भी अगर आप पिंग लिख दे, पिंग, आप CMD में जाए या कमांड में जाए, पिंग www.yahoo.com लिख दे, जब आप पिंग के बाद www.yahoo.com लिखें तो उसकी IP एड्रेस आपके पास आ जाएगी। वो IP एड्रेस आप नोट कर दे, आइंदा जो है आप ऊपर जो www.yahoo.com लिखते उसकी जगह सिर्फ वो IP एड्रेस लिख दे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो वही जो क्या कहते हैं याहू ओपन हो जाएगा उस IP से। मिसाल के तौर पर आपके पास मेरे मोबाइल फोन के अंदर कोई अननोन नंबर है जो किसी नेम के साथ सेव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको क्लिक करता हूँ, उसको फोन जा सकता है, क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन क्या काम करता है, बेसिकली वही नंबर ही होता है। तो अगर आप नोट डाउन कर ले कि किस डोमेन नेम के बिहाइंड जो है किस किस नेम के बिहाइंड कौन से जो है कौन सा IP काम करता है, तो बेसिकली आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो ये और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल काम करता है उस प्रोटोकॉल का नाम है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम ये काम करता है कि डोमेन नेम सिस्टम वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नेम को क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है IP एड्रेस में, क्योंकि राउटर्स जो है, राउटर कैन ओनली अंडरस्टैंड IP नेटवर्क या IP एड्रेसेस, राउटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी www.yahoo.com। सो उसके बिहाइंड क्या होता है, वो IP एड्रेस ही काम करती है, उस IP एड्रेस की वजह से जो है वो आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। हमने IP एड्रेसेस कवर कर ली है और हमने डिफरेंट क्लासेस भी कवर किए हैं और सबनेटिंग में हमने पढ़ ली थी। तो ये जो इसमें कुछ लेक्चर इसमें स्लाइड्स के अंदर IP एड्रेसेस है और फिर क्लासेस है, नेटवर्क है और होस्ट है। अब हिरारिकल राउटिंग के अंदर अगर हम बात करें या राउटिंग के अंदर हम काम करें, तो राउटर के ऊपर हम बर्डन को किस तरह कम कर सकते हैं। राउटर के ऊपर बर्डन हम इस तरह कम कर सकते हैं कि अगर एक राउटर के साथ 100 नोड्स कनेक्टेड है, तो हम उस नोड को डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं करते हैं, हम उस नेटवर्क ID को एक्सेस करके जाके फिर वो नेटवर्क राउटर का काम है कि वो फर्दर हमें एक्सेस प्रोवाइड करे उस पर्टिकुलर होस्ट का। तो हम क्या करते हैं, राउटर के ऊपर हम सिर्फ नेटवर्क एड्रेसेस को क्या कर देते हैं, इनेबल कर देते हैं। हमने किसी नेटवर्क को एक्सेस करना है तो हम उसका पर्टिकुलर राउटर को हम एक्सेस कर रहे थे, वो एक IP को हम एक्सेस कर देते हैं, उसके बिहाइंड जितनी IPs होती है फिर वो राउटर ही आपको फर्दर एक्सेस प्रोवाइड करता है उस होस्ट का। सो राउटर के ऊपर राउटर के ऊपर हम क्या करते हैं, वी कैन ओनली इम्प्लीमेंट द नेटवर्क एड्रेस, बिसाइड्स हम हर एक जो है होस्ट के एड्रेसेस को हम असाइन करें। सो इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ राउटिंग टेबल। हाँ, ये बताया कि ये IP एड्रेस से होस्ट नेम में जो ट्रांसलेशन होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है, DNS। ठीक है, जब हम लिखते हैं www.yahoo.com, तो वो www.yahoo.com को जो IP में ट्रांसलेट करने के लिए कि इस पर्टिकुलर याहू के बिहाइंड कौन सी IP काम करती है, तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम क्या है, DNS। डोमेन इज अ हायरार्किकल मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस जो है राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब स्केलिंग के लिए क्या चीज़ है कि स्केलिंग को हम किस तरह देख सकते हैं या स्केलिंग को हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये IP एड्रेसेस हैं, ये चीज़ें, ये सब नेटिंग हम कवर कर चुके हैं, तो इसकी हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितने एड्रेस है और कौन से इंटरफेस पे कौन सी IP काम करती है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी नेटवर्क है, तो नेटवर्क के अंदर कोई होस्ट होता है, उसके अंदर पर्टिकुलर कोई राउटर होता है। सो फर्स्ट यू नीड टू एक्सेस द पर्टिकुलर राउटर एंड फिर फर्दर जाके उस होस्ट को आप उस नेटवर्क एड्रेस से आप एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि किसी भी सबनेट के अंदर फर्स्ट IP और लास्ट IP को हम यूज नहीं करते, जो कि फर्स्ट IP होती है वो आपके पास हमेशा से नेटवर्क IP होती है, और उस नेटवर्क IP से हम फर्दर जितनी भी उसके अंदर होस्ट IP एड्रेसेस हैं उसको हम उस पर्टिकुलर एक IP से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास है सबनेटिंग अलाउ हायरार्की विद इन ऑर्गेनाइजेशन, बट डू नॉट रिड्यूस क्लास B एड्रेसेस प्रेशर। B में ये होता है कि B के अंदर आपके पास नंबर ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और आपके पास उस टाइम पे होस्ट एड्रेसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये थोड़ा सा हम देख रहे थे कि इंटरनेट का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर जो है वो कैसा है और ये किस तरह इवॉल्व हुआ है। ठीक है, और हायरार्किकल राउटिंग के हमारे पास क्या फ़ायदे क्या नुकसान आते हैं। साथ में मैं एक दूसरा स्लाइड स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी।
कोई क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट जो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें। है तो बड़े सिंपल ये जो। आप लोगों ने असाइनमेंट तो कर ली थी पहली ना? आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वो जी पहले असल सर। में मैंने हेडफोन लगाया हुआ था तो तो ना आपका मुझे मेरे ख्याल में आवाज इंटरनेट आ का रही कोई आ ही इशू नहीं है, रही क्या थी। इशू है? वो लाइक असल में सर मेरा इशू है? मेरे आपनेट ही नहीं इंस्टॉल हो रहा था ना, पहली वाली असाइनमेंट की वजह से रह गई थी। अच्छा सर ये मेरा कनेक्शन बार बार अनस्टेबल हो रहा है। अब मैंने दोबारा राउटर को रीसेट किया है, वो शायद ठीक हो जाए। सही, ठीक है। अच्छा, तो ये साथ में जो CIDR है उसको भी हमने देख लिया था, अगर आप लोगों को याद हो। तो मेरे ख्याल में इसकी हमें फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वही चीज़ें हैं ये जो पहले मैं कवर कर चुका हूँ। सो हम राउटिंग आते हैं लार्ज स्केल नेटवर्क के अंदर, राउटिंग किस तरह हम देखते हैं, ठीक है। सो राउटिंग को रूट प्रोपेगेट किस तरह होता है? अच्छा, रूट प्रोपेगेट जब होता है ना, तो वो बेसिकली हिरारिकल राउटिंग के अंदर ये किस तरह होता है कि सबसे पहले होस्ट जो है वो अपने लोकल राउटर को कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आप घर में थी तो आपने अपने राउटर को रिस्टार्ट किया ताकि वो आपके जो है कंप्यूटर के साथ, जो आपका मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप है उसके साथ कनेक्टिविटी हो। तो होस्ट क्या करते हैं, आप अपने लोकल राउटर को रिकॉग्नाइज करते हैं सबसे पहले, ठीक है, एक स्मार्टर अप्रोच है। फिर लोकल राउटर क्या करते हैं, साइट राउटर को अप्रोच करता है। अब साइट राउटर कौन से हो सकते हैं? साइट राउटर आपके पास आईएसपी, आपको कोई राउटर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, उनका उनका कोई राउटर हो सकता है। फिर उन आईएसपीज का अपना कोई कोर राउटर हो सकता है, जिसको, और फिर कोर राउटर्स जो है जिसको हम गेटवेज नॉर्मली कहते हैं, वो नॉर्मली पूरे एरिया को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। सो इसी हिसाब से जो है एक रूट प्रोपेगेट होता है। इसी उसी से इसी इसी फिनोमिना से क्या होता है, एक रूट जो है वो जिसको हम राउट कहते हैं, वो प्रोपेगेट होता है। ये नजर आ रहा है आपको ये स्क्रीन? जी सर आ रही। अच्छा, अब ऑटोनोमस सिस्टम का कंसेप्ट आ गया कि ऑटोनोमस सिस्टम है क्या। अच्छा, ऑटोनोमस सिस्टम हर उस सिस्टम को कहते हैं जो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू वो रन हो रहा है। हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है, या कंपनी ऑटोनोमस है, या कोई जो है वो बैकबोन नेटवर्क, उसको हम ऑटोनोमस कह सकते हैं, जो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू जो है वो रन हो रहे हो। अब दो किस्म की चीजें हैं, दो किस्म के राउटर्स हैं आपके पास। एक तो वो कनेक्ट है जो बैकबोन पे गेटवेज को आपस में कनेक्ट करते हैं, और ये एक वो नेटवर्क है जो कि लोकली आपस में कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस तरह की मिसाल लेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर पांच, उसके अंदर 10 राउटर कनेक्टेड है। अच्छा, उसके अंदर जो कनेक्टिविटी है वो उसको हम इंटीरियर राउटिंग कह सकते हैं। और अगर दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो जो एंड में जो राउटर आता है गेटवे, और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एंड में जो राउटर होता है जो बैकबोन पे कनेक्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर राउटिंग कह सकते हैं। तो राउटिंग आपके पास दो किस्म की होती है, एक इंटीरियर होती है, एक एक्सटीरियर होती है। जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े थे, RIP हमने पढ़ा था या OSPF हमने पढ़ा था, दोज आर बेसिकली इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, वो इंटीरियर्स में यूज हो सकते हैं। और जो एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है उसमें सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल रन हो सकता है। इनिशियली वो EGP था, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल था, लेकिन बाद में वो इवॉल्व होके BGP बन गया, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बन गया। सो इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं, रन होते हैं एक टाइम पे। मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स कैन बी रन interiorly, but on exterior side or on the gateway side there may be only one protocol जो कि वो कनेक्ट होती है। क्योंकि एक चीज़ जहन में रखे कि इंटीरियर के अंदर हम राउटिंग को बड़ा चूज़ करते हैं कि आपके पास क्वालिटी ऑफ सर्विस को हम देखते हैं उनमें, और साथ में हम मैट्रिक को देखते हैं, डिले को हम देखते हैं। लेकिन गेटवे पे प्रोटोकॉल्स पे हम इन चीज़ों को नहीं देखते। गेटवे पे हम रीचेबिलिटी को देखते हैं,
क्योंकि हमारा मेन काम क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह आप एक्सेस कर सके, क्योंकि बैकबोन है, बैकबोन में तो सबसे मेन जो पैरामीटर है कि वो एक्सेस हो सके, ठीक है। क्योंकि अगर बैकबोन खराब है तो इट मीन्स कि पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। तो एक्सेसिबिलिटी इज द प्राइम फैक्टर, ठीक है, इन एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स। इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आपके पास जो बाकी मैट्रिक वैल्यू है कि डिले बेहतर हो, वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, या उस पाथ का जिसका थ्रूपुट बेहतर हो, या उस जगह का जिसमें हॉप काउंट नंबर ऑफ राउटर्स कम आ रहे हैं, सो वो इंटीरियर के अंदर ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेटर समझी जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि अब इंट्रा डोमेन राउटिंग, दो किस्म के राउटिंग प्रोटोकॉल है, एक इंट्रा डोमेन है, एक इंटर डोमेन है। इंट्रा डोमेन के अंदर विद इन ऑटोनोमस सिस्टम, एक पर्टिकुलर ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जितने राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं उसको क्या कहते हैं, इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं, विद इन ऑटोनोमस सिस्टम। एंड इंटर डोमेन राउटिंग बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल लेता हूँ, वैसे एक जनरल मिसाल है, शायद ऐसा ना हो, लेकिन हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर जितने राउटर्स कनेक्टेड हैं और दो हमदर्द के कैंपसेस आपके पास बैकबोन पे जितने कनेक्टेड हैं, तो एक राउटर बैकबोन पे यहाँ पे, एक बैकबोन पे वहाँ पे, वो आपस में कनेक्टेड है, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल, सो दैट विल बी इन जिसको हम कहते हैं इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। तो दो किस्म के राउटिंग प्रोटोकॉल है, एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो एक पूरा एरिया है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ राउटर्स है वो आपस में कनेक्टेड है, और वो एक एरिया दूसरे एरिया के साथ जो कनेक्टेड है, वो जो बैकबोन पे जो नेटवर्क कनेक्टेड है वहां पे वो क्या होता है, वो इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम जो आपके पास कनेक्टिविटी है। सो यहाँ पे, और यहाँ पे होमोजीनियस राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होते हैं। होमोजीनियस के सेम जो है वो फीचर्स के प्रोटोकॉल, यहाँ पे हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। इट कैन बी RIP, इट कैन बी OSPF, या उसके जो है डिफरेंट, मतलब उनके एल्गोरिथम्स वहाँ पे रन होते हैं। मतलब अगर आप देखें होमोजीनियस जो है, मतलब अगर OSPF को देखें, OSPF बेसिकली लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगर आप RIP को देखें तो वो डिस्टेंस वेक्टर है। अच्छा, OSPF जो है वो डिले और बैंडविड्थ और जो है इन चीज़ों पे बेस्ट पाथ चूज करते हैं। और जब आप RIP को देखते हैं तो वो हॉप काउंट को कंसिडर करते हैं कि नंबर ऑफ हॉप काउंट कम हो। तो ये क्या है, ये मतलब एक इंट्रा डोमेन के अंदर ये डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज हो सकते हैं, जिसको हम हेट्रोजीनियस कह सकते हैं। लेकिन इंटर डोमेन के अंदर आपके पास एक ही चीज़ है, जो कि आपने रीचेबिलिटी को और या एक्सेसिबिलिटी को आपने देखना है, ठीक है। तो ये है कि आपके पास होमोजीनियस राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होते हैं। इनिशियली एक ही प्रोटोकॉल था EGP, जिसका नाम था एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। बाद में उसका नाम चेंज हुआ और BGP बन गया, जिसको हम बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये वही बात है कि इंट्रा डोमेन के अंदर जो RIP यूज हो रहा था, डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम था, और हाफ काउंट के ऊपर जो है होता था। और 16, अगर आपके पास कोई नोड जो है 16 टाइम्स अगर आप इसको एक्सेस करते थे और वो रिप्लाई नहीं करता था राउटिंग अपडेट्स के अंदर, तो उसको इन्फिनिटी कंसिडर करके उसको जो है राउटिंग लेस से निकाल दिया जाता था। जो OSPF था वो लिंक स्टेट एल्गोरिथम के ऊपर था, ऑथेंटिकेट लोड बैलेंसिंग इसने जो मेन इसके अंदर था कि लोड बैलेंसिंग इसने किया, क्रॉस लिंक लोड बैलेंसिंग। ये है कि OSPF के अंदर ये फिनोमिना भी था कि अगर एक लिंक के ऊपर लोड ज़्यादा है तो उस लोड को किसी डिस्ट्रीब्यूट करे, किसी और लोड पे डालें जहाँ पे लिंक कम हो। इस ये चीज़ें हमने पढ़ी थी और हमने उसके फिर इश्यूज भी देखे थे कि उसमें जो इश्यूज क्रिएट होते कि एक लिंक से बटन दूसरे पे जाओ तो फिर वो शॉर्टेस्ट पाथ जिसके ऊपर बिल्कुल लोड ना हो वो शॉर्टेस्ट पाथ बन जाए, दोबारा उसकी तरफ सारे मूव करे, तो फिर वो बॉटल नेक नेटवर्क जो हमने इनिशियल लेक्चर में कवर किया था। सो इंट्रा डोमेन राउटिंग जो है, रिचेबिलिटी इसके अंदर मेन फोकस है, और दे आर मोर फ्लेक्सिबल इन पॉलिसीज। मतलब आप उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखते कि बस, लेकिन आपका मेन जो चीज़ है वो आपने देखना है कि उसकी सिक्योरिटी को आपने इंश्योर कराना है कि वो सिक्योर हो। सो इनिशियली इट वाज अ एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और इज अ ट्री स्ट्रक्चर है, क्योंकि उस पे है हिरारिकल राउटिंग है ये बेसिकली, और इसके अंदर अपडेट्स भी आ सकते हैं। लेकिन मेन AGP के अंदर जो मेन मैसेजेस थे वो कौन कौन से मैसेजेस थे? सबसे पहले इसके अंदर जो मेन मैसेज था वो नेबर डिस्कवरी था। सेकंड इसके अंदर नेबर रीचेबिलिटी था। थर्ड इसके अंदर क्या था कि राउटिंग अपडेट्स थे। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है ये मैसेजेस थे, ये जनरेट होते थे। तो
सबसे पहले एजीपी के मैसेजेस में क्या था, नेबर डिस्कवरी था कि आपने नेबर रोड्स को आपने क्या करना है, फाइंड करना है कि उसके नेबर्स में कौन कौन से नोड्स हैं। फिर नेबर नोड्स जो है वो एक्सेसिबल हो सकते हैं वो एक्नॉलेजमेंट मैसेजेस से, हेलो मैसेजेस से। और फिर राउटिंग अपडेट्स अगर कोई और राउटिंग में पीरियोडिकली ऐड होना चाहते हैं तो वो किस तरह ऐड हो। ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, कल हम फिर एक क्लास रखते हैं। आवाज़ आ रही जी है? सर, ठीक है। जी सर। सर कल दिन के टाइम पे कल दिन के टाइम पे क्लास लेंगे, दिन के टाइम पे इंशाल्लाह। ठीक है सर, तकरीबन 4 बजे इसके करीब हम क्लास ले लेंगे। ठीक है, चलें, ठीक है सर। मुझे थोड़ा सा ना इस टाइम पे काम पड़ गया तो सॉरी। इतना आज के लिए काफ़ी है, मेरे ख्याल में हमने कुछ चीज़ें कवर की हैं आज। जी सर, कोई ओके इशू तो सर। नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। अनीस, अनीस अगर चाह रहे तो मैं फिर पढ़ा देता हूँ आगे थोड़ा सा। वो मेरे ख्याल में सो गया अनीस, जल्दी सो गया। बहुत बार। नहीं अनीस, अनीस का एक काम